हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स चैनल पर आपको सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिकों को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पहले की क्लास में हमने सीरीज शुरू की हुई है समष्टि अर्थशास्त्र का संपूर्ण अध्ययन, जिससे रिलेटेड वीडियो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा पहले बना के यूट्यूब पे मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, क्षेत्र और निष्कर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। व्यक्तिगत इकाइयों से निकाले गए निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते। ऐसे निष्कर्ष जो व्यक्तिगत इकाइयों या व्यक्तियों के छोटे समूह के अध्ययन से निकाले गए हैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं हो सकते। ऐसे निष्कर्षों को अंधाधुंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू कर दिया जाएगा तो खतरनाक और हानिकारक हो सकते हैं। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि को निकाल लिया जाता है तो कोई विशेष बात नहीं है, परंतु ऐसी प्रवृत्ति को समस्त व्यक्ति प्रयोग में लाते हैं तो बैंक फेल हो जाएगा और इसका प्रभाव अन्य बैंकों पर भी पड़ेगा। सेकंड है, समूह से निकाले गए निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। समूह के अध्ययन को अत्यधिक महत्व देना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण व्यक्तिगत इकाइयों तथा छोटे समूह के आधार पर ही होता है। थर्ड पॉइंट, विजातीय समूह की समस्या। समष्टि विश्लेषण में यह आवश्यक नहीं है कि जिस समूह का अध्ययन किया जा रहा है वह सजातीय इकाइयों का ही बना हो। यदि समूह की रचना ऐसी इकाइयों के आधार पर हुई है जिनका पारस्परिक संबंध ही नहीं है तो ऐसे समूह से निकाले गए निष्कर्ष सही साबित नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट, निष्कर्षों का व्यवहारिक न होना। समूह के आर्थिक विश्लेषण के आधार पर निर्मित नीतियाँ अक्सर गलत परिणाम देती हैं। जैसे यदि सामान्य कीमत निर्देशांक को स्थिर देखकर हम यह कहने लगे कि वस्तुओं की कीमत स्थिर है और हमारा यह अनुमान गलत होगा, क्योंकि कुछ वस्तुओं की कीमतें वृद्धि होने के या कुछ कीमतों में कमी होने से सामान्य कीमत तो स्थिर रहेगा, लेकिन व्यक्तिगत वस्तु की कीमतों में उच्चावचन फिर भी होगा, यानी कि उतार चढ़ाव होता है। फिफ्थ पॉइंट है, समूह की इकाइयाँ व्यक्तिगत इकाइयों से सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। समूह की इकाइयाँ व्यक्तिगत इकाइयों से के सही प्रतिनिधित्व करती नहीं दिखाई देती। उदाहरण के लिए, कुल मांग में वृद्धि के कारण कुल उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन कुछ फर्में ऐसी भी होंगी जिनका उत्पादन बढ़ाने पर उनकी लागतों में वृद्धि होगी, कुछ की लागतों में कमी होगी। ठीक इसी तरह आय स्तर के बढ़ने से कुल वस्तुओं का उपभोग बढ़ता है और कुछ का उपभोग घट भी जाता है। इस प्रकार की अनेक ऐसी असमानताओं के कारण समूह व्यक्तिगत मात्रा का सही निष्कर्ष निकालने में असमर्थ होता है। आगे हम जानते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल योगों का अध्ययन कराता है, अतः इसे कुल योग संबंधी अथवा सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र हैं निम्नलिखित हैं: समृद्धि अथवा विकास, रोजगार, व्यावसायिक चक्र, मुद्रास्फीति, बजट संबंधी घाटा तथा राजकोषीय नीति, बाजारी दर, ब्याज दरें तथा मौद्रिक नीति। आगे जानते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र का निष्कर्ष। इसी तरह लिप्स तथा क्रिस्टल ने कहा है कि समष्टिगत अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक समष्टि के आचरण का अध्ययन है। इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो समस्त अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों या औसतों का उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कराता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड प्रेस बेल आइकन। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।